नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बिहार में चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है। एक तरफ जहां संसद का मानसून सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में भी मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। दिल्ली में विपक्ष ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर प्रदर्शन किया। मकर द्वार के पास, यानी संसद के मकर द्वार के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव एसआईआर का विरोध करते नजर आए। तो वहीं बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहने विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो 5 दिन में मानसून का सत्र है और लगातार दूसरे दिन बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। वोटर सूची रिवीजन को लेकर जहां चुनाव आयोग का दावा है कि 96% तक काम पूरा हो चुका है, चुनाव आयोग ने जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम न होने के कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। साफ है, आने वाले चुनाव में विपक्ष प्रदर्शन के जरिए सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग अगर यह कह रहा है कि 96% तक वेरिफिकेशन का काम हो चुका है और चुनाव आयोग की तरफ से देश की सबसे बड़ी अदालत में हलफनामा दाखिल कर इस बात को कहा गया है कि वोटर वेरिफिकेशन जो सूची है लगभग वो पूरी हो चुकी है, तो ऐसे में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को क्यों उठा रहा है? सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग की तरफ से साफ ये कहा जा चुका है कि जो भारत के नागरिक हैं केवल उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार है। यह बात विपक्ष भी कहता है। लेकिन बिहार के विधानसभा में जो कुछ हो रहा है वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी चल रही हैं। ये आप जब बिहार विधानसभा में जाएंगे तो ये एंट्री गेट है जहां से विधानसभा के भीतर जाया जाता है और वहां पर जो विपक्ष के सांसद हैं वो काले कपड़े, काले कुर्ते या काला शर्ट पहनकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो चाहते हैं, देखिए तस्वीरों में आपको राबड़ी देवी भी नजर आ रही होंगी। दरअसल विपक्ष ये चाहता है कि एसआईआर के मुद्दे पर जो है वो विधानसभा में चर्चा हो। स्पीकर ये कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको हंगामा नहीं करना होगा, पहले आप इस बात के लिए स्वीकार करिए। लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो लगातार हमला कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि नहीं, पहले जब सदन की शुरुआत होगी, यानी विधानसभा की जब कार्रवाई की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले विपक्ष बोलेगा। कल की अगर हम बात करें, यानी पहले सत्र के पहले दिन की अगर हम बात करें, तो सदन का जो काम है वो महज 17 मिनट तक चला है। आज की अगर हम बात करें तो विधानसभा का जो अभी तक जो चली है प्रोसीडिंग वो महज 22 मिनट की चली है। और उसके बाद की ये जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां राबड़ी देवी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और उनके साथ कई सारे जो विधायक हैं आरजेडी के वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। कुछ कांग्रेस के विधायक भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जाहिर तौर पर मांग यहां चर्चा को लेकर है। स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात को भी वो कह रहे हैं कि उससे पहले सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मानसून सत्र, स्पेशल सत्र जो बुलाया गया है, ये आखिरी सत्र होगा इस कार्यकाल का और इसके बाद फिर सीधे चुनाव के मोड में जो है वो बिहार की जो पार्टियां हैं वो आ जाएंगी। और यही वजह है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार यहां पर गर्माता जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। चाहे आप दिल्ली की तस्वीरें देखें, चाहे आप पटना विधानसभा यानी बिहार विधानसभा की तस्वीरें देखें, कमोबेश दोनों ही तस्वीरों में एक जैसा नजारा आपको नजर आएगा। दोनों ही जगह हाथों पर तख्तियां हैं, एसआईआर का विरोध है। सदन की बात करेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अगर आप बिहार विधानसभा की बात करेंगे तो यहां पर जो विधायक हैं विपक्ष के वो आपको नजर आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 महीने के बाद चुनाव हो जाएगा और पहली बार यहाँ चुनाव आयोग ने मतलब जब बचा है, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होनी है, तब इन्होंने मतदाता सूची में सुधार करने का अपना मुहिम चलाया।
बिहार के सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आते हैं। तो अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते, मगर ये पुनरीक्षण बहाना है गरीब। तो अभी आप विपक्ष की पार्टियों के जो विधायक हैं उनकी बातों को सुन रहे थे। राबड़ी देवी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ सुरेश पासवान जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। हमारे साथ किशोर कुणाल जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। और हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ हमारी सहयोगी आयुषी भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है। पहला सवाल आयुषी, विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है और अभी भी सदन के बाहर, अगर विधानसभा की बात करें तो वहां के बाहर जो है काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया जा रहा है। राबड़ी देवी थोड़ी देर में बोलेंगी, वो अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या है आयुषी, जरा उस पर आप प्रकाश डालिए। आयुषी, आपको आवाज आ रही है? आयुषी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी आयुषी, अभी भी तस्वीरों में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद राबड़ी देवी जो होंगी वो भी मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगी। लेकिन विपक्ष की स्ट्रेटेजी क्या है वो जरा आप बता दीजिए, फिर डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सत्र विधानसभा चुनाव आने से ठीक पहले जो ये आखिरी सत्र बुलाया गया है, तो सरकार चाहती थी जो 12 विधेयक ऐसे हैं वो इस सत्र में पेश करना, उसको पारित करना। लेकिन ऐसे में विपक्ष की मंशा कुछ और है। विपक्ष साफ तौर पे चाहती है कि ये 4 दिनों का जो सत्र है ये सिर्फ विपक्ष की मांगों को सुना जाए, जिन मुद्दों को विपक्ष सड़क पर उठा रही है उसको सदन में सुना जाए। और ऐसे में एसआईआर, बिहार में बढ़ता अपराध, ये 2 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष एकजुट है और लगातार विरोध कर रही है। देखिए, यहाँ तक कि आपको बता दें, राजद के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने तो नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तक कर दी है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब असमर्थ हैं और उनसे सरकार नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जहां विपक्षी नेता बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2 बजे तक जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा था। इस बीच आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष जो है नंद किशोर यादव, वो कुछ मंत्रियों के साथ अपने कक्ष में अभी बैठक कर रहे हैं और ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाए, हंगामे को शांत किया जाए और आखिर सरकार की क्या रणनीति रहेगी। इन तमाम चीजों को लेकर जो है मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। लेकिन विपक्ष अपनी बातों को लेकर अडिग है। विपक्ष का कहना है कि पहले पर चर्चा होगी, उसके बाद ही जो सदन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसे में अब साफ देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार के सामने जाकर जिस तरह से वेल में जो प्रदर्शन किया गया है, जो हंगामा किया गया है, नारे लगाए गए हैं, वो दर्शाता है कि किस तरह से विपक्ष इस बार एसआईआर के मुद्दे पर मानने वाला नहीं है। और उसको चर्चा जब तक नहीं मिलेगी तब तक विपक्ष इसी तरह से जो है, पहला दिन हंगामे के भेंट चढ़ा, आज दूसरा दिन है, महज 22 मिनट की कार्रवाई अब तक जो है सदन की वो चल पाई है और उसके बाद 2 बजे तक स्थगन कर दिया गया है। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है आशीष कि दूसरा दिन भी किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरेश पासवान जी, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। सुरेश जी, स्पीकर साहब की बात आप लोग काहे नहीं मान लेते हैं? स्पीकर साहब तो कह रहे हैं ना आप लोगों को कि हम नेता विपक्ष को बोलने का मौका देंगे। मान लीजिए बात, काहे नहीं बात मान रहे आप लोग स्पीकर साहब की? असल में अभी जो केंद्र में एनडीए की सरकार है और बिहार में जो उन्हीं की सरकार है, इनको न लोकतंत्र से मतलब है, न कानून से मतलब है, न संविधान से मतलब है। अच्छा, यह बिल्कुल संविधान को रौंदते हुए सारा काम करना चाहते हैं। अपने स्वायत्त संस्थाएं जो हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी जो है, उनके माध्यम से कराना चाहते हैं। अभी एसआईआर का जहां तक सवाल है, देश भर में पार्लियामेंट में भी और यहाँ असेंबली में भी
तो सरकार क्यों नहीं जवाब देती है कि जब 25 जनवरी को समरी रिवीजन हुआ था और समरी रिवीजन के बाद यह माना जाता है कि अब इसके बाद चाहे असेंबली का चुनाव हो या पार्लियामेंट के चुनाव हो, बिहार देश में पहला राज्य बिहार में 2025 में चुनाव है। तो जब 2025 में निर्धारित चुनाव इनको दिखाई दे रहा था, तो पार्लियामेंट के चुनाव के बाद ये SIR क्यों नहीं कराए? पार्लियामेंट के बाद इन्होंने पूरे समय, जब 2003 की बात करते हैं तो 2 साल उसमें समय लगे थे। एक आनन फानन में, जैसे देश में आपातकाल इमरजेंसी लगने वाला है, रात में 12 बजे रात को जो इस तरह से। सुरेश पासवान जी, कुछ पलों के लिए रोकूंगा क्योंकि बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो मंजूर हो गया है। तमाम जो कयास थे कि मान मनोवल की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि शायद शाम तक एक बार फिर से सभापति की चेयर पर जगदीप धनखड़ जी दिखें। उन तमाम कयासों पर अब पूरी तरीके से अल्प विराम लगा दिया गया है। यानी अब एक नई बहस, नई चर्चा शुरू होगी कि आखिर अब अगला जो उपराष्ट्रपति होगा वो कौन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दृष्टि, तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, बात मान मनोवल तक आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है चूंकि शीर्ष नेताओं की तरफ से बीजेपी के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इसका मतलब ये मान के चलें कि दूरियां ज्यादा बढ़ गई थी, महज औपचारिकता थी जिसको अब मंजूरी मिल गई है। देखिए, बिल्कुल कल से ही ये बातें सामने आ रही थी कि विपक्ष ये कह रहा था कि इस समय यही वो समय है जब भाजपा को या कुछ लोगों को जगदीप धनखड़ जी को मना लेना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा समय चल रहा है, मानसून सेशन है, ये जो लॉस है ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही हुआ कि आज उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। और देखिए, अब पूरी तरीके से अब ये कवायद शुरू हो चुकी है कि दूसरे उपराष्ट्रपति कौन होंगे। और इसके साथ ही अब कार्रवाई सभापति की जगह उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी चलाएंगे, ये भी बात क्लियर है, अब वही बैठेंगे। और लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो देखिए, अभी तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, मनोज सिन्हा जी का नाम भी सामने आ सकता है इसमें कि उनका भी कार्यकाल क्योंकि जल्दी ही समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए तो इस समय अब ये विपक्ष इस बात को लेकर के भी हंगामा कर रहा है पार्लियामेंट में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और साथ ही SIR के मुद्दे को लेकर के भी इसलिए जो सदन है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये एक अहम मुद्दा इस समय आज का रहने वाला है। अभी आपने हरिवंश जी का जिक्र किया, चल रहा था SIR को लेकर के। दृष्टि, आपने अभी हरिवंश जी का जिक्र किया। अनुच्छेद 91 ये कहता है कि जब सभापति नहीं होते हैं तो उपसभापति जो होते हैं वो सभापति के तौर पर काम करते हैं, लेकिन हरिवंश जी का भी तो टेन्योर इसी महीने खत्म हो रहा है। देखिए, बिल्कुल अभी तब तक ये जो सेशन है ये सेशन तो एटलीस्ट चलाया जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर देखिए चुनाव की भी बात आ रही है कि इसके बाद फिर कौन होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब पहले ही दिन उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो देखिए ये पूरा सेशन चलाना है, इसीलिए हरिवंश जी इसमें रहेंगे उपसभापति के तौर पर। लेकिन इसके बाद फिर चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। पक्ष के पास समय बहुत कम है क्योंकि जल्दी उनको उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करना होगा, जो कि राज्यसभा के सभापति होंगे। इसके लिए भी नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, नाम तो कोई भी लिए जा सकते हैं, लेकिन जो फाइनल होगा वही चीज़ हमको कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये मामला है मानसून सत्र के चलने का, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है कई तरह के मुद्दों को लेकर के। सरकार भी घिरती नजर आ रही है, हालांकि वो पूरी तरीके से हर चीज़ पे बात करने को तैयार है। 25 घंटे का समय भी अब दिया गया है बातचीत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे। लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि इमीडिएट एक्शन हो, तुरंत बातचीत की जाए और प्रधानमंत्री साथ में हो। अगर ये चीज नहीं होती है तो देखिए ये हंगामा लगातार चल सकता है और लगातार दूसरे दिन भी हंगामा जारी है। 2 बार सदन स्थगित हो चुका है। मुश्किल ही लगता है कि सदन अब चलेगा आज। जी, मुश्किल ही लगता है कि सदन आज चलेगा। दृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन ले लेता हूं पहले इसी खबर पर। राकेश पोद्दार जी, आपका जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा मंजूर हो गया। कल तक खबर ये आ रही थी कि मंजूर नहीं होगा, मनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि शीर्ष नेताओं की तरफ से, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन खबर तो अभी आ गई कि मंजूर हो गया। देखिए आशीष जी, उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब का इस्तीफा आज मंजूर हुआ है, लेकिन विशेष रूप से हमारी पार्टी के जो विशेष बड़े नेता हैं इस पे उनका निर्णय आना बाकी है।
अभी इस पे हम प्रवक्ताओं को बोलने का अनुमति नहीं है। समय आएगा आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा। मैं इस बात को समझ सकता हूं राकेश पोद्दार जी, इसलिए मैं इस पर आपको बहुत ज्यादा इससे सवाल भी नहीं पूछूंगा। वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। सुरेश पासवान जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात एसआईआर को लेकर पूरी करिए। मैं कह रहा था कि जब पार्लियामेंट का चुनाव समाप्त हो गया तो लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय था बिहार में असेंबली के चुनाव कराने का। अगर बिहार ही क्यों, पूरे देश में कराना चाहिए था, अगर एसआईआर होना चाहिए था तो 1.5 साल पहले जब पार्लियामेंट का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ था पूरे देश के लिए एसआईआर कराना चाहिए था। लेकिन इन जब चुनाव के मात्र 2 महीना समय बीत रहे हैं, चुनाव आयोग दौरा करके चला गया बिहार से चुनाव की तैयारियों का, टेंटेटिव जो है डेट आने शुरू हो गए, और इसके बाद अचानक 24 जून को खबर आती है कि बिहार में एसआईआर होगा और कल से शुरू होगा, 25 जून से होगा। न कागज है, न पत्थर है, न दफ्तर है, न स्याही है, न कलम है, और न फार्म है, न ट्रेनिंग है। तो ये इतना इमरजेंसी, इतना जो है आपातकाली क्यों हुआ भाई? तो सिर्फ और सिर्फ चूंकि इनको मालूम है कि बिहार में ये धाराशाही होने जा रहे हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इसलिए महाराष्ट्र में और हरियाणा में जिस तरह से वोटर जोड़ करके इन्होंने सरकार बनाने में मंशा पूरा किया, तो इन्होंने इलेक्शन। लेकिन सुरेश पासवान जी, सवाल तो यही है ना कि वोटर जोड़े तो दिक्कत, काटे तो दिक्कत, चुनाव आयोग करे क्या? अभी अभी आप बहुत भली भांति जानते हैं बिहार का जो स्थिति हमारा है, बरसात का समय है, आधा बिहार से ज्यादा बाढ़ में होता है, आधा बिहार सुखाड़ में होता है, 3 करोड़ से लोग ज्यादा पलायन करके रोटी के लिए देश के विभिन्न कोने में और देश के बाहर भी काम करने निकले हुए हैं। तो भाई ऐसा आपाधापी क्यों हो गया? और इसी वोटर लिस्ट पर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बहुमत नहीं प्राप्त करते हुए नानी के भरोसे प्रधानमंत्री बन गए। नानी मने नायडू और ना मने नायडू और नी मने नीतीश, नानी के भरोसे प्रधानमंत्री बन गए, और आज वोटर लिस्ट में खामियों को ये आपने बड़ा खूबसूरत नाम निकाला, नानी। हालांकि आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, तेलुगु एक अभिनेता हैं जिनका नाम नानी है और बड़े ही अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो चूंकि आपने नानी का जिक्र किया तो उनकी कई सारी जो फिल्में हैं वो मेरे जहन में आ गई। आप कभी उनकी फिल्मों को देखिएगा, हालांकि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी फिल्मों की जो कहानियां होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं। जरूर, लेकिन नानी का मैंने बतला दिया, ना मन नायडू और नहीं मने नीतीश। ठीक है, किशोर कुणाल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी प्लीज अनम्यूट करिएगा। किशोर भाई अनम्यूट करिएगा पहले जी। 1 मिनट अनम्यूट हो गया हमारी तरफ से। हाँ जी जी, आप बोलिए प्लीज। जी आसिफ जी नमस्कार आपको, नमस्कार। सारे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार। हमारे सुरेश पासवान साहब को मैं सुन रहा था, काफी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। साला जीजा की सरकार से निकलकर चाचा भतीजा पे आए और अब नाना नानी तक पहुंच गए। तो इनका परिवार से बाहर तो ये सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए ये जो लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, उनकी मंशा को आप स्पष्ट तौर पे ये समझिए कि हम लोगों ने बिहार में, ये बिहार विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र है, अंतिम सत्र है, मौजूदा सरकार का अंतिम मानसून सत्र है। सरकार ने अपने एजेंडे में लोकहित, पारदर्शिता और जन कल्याण से जुड़े हुए कई अहम विषयों को शामिल किया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विपक्ष, खासकर आरजेडी और वामपंथी दलों ने इसे सस्ती राजनीति का मंच बना दिया। हमारे पास 12 अलग अलग विधेयकों का मसौदा तैयार है, जिसे हम लोग विधानसभा में पेश करने जा रहे थे। अति पिछड़ों के नायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी का स्थापना होने जा रहा था। और यही जो लोग, जो कर्पूरी जी का चेला अपने आप को बताते रहे हैं पिछले कई दशकों से, उन्होंने इस पुनीत कार्य को भी रोकने का प्रयास किया। माले के लोग जो लाल झंडा लेकर घूमते थे, उन्हें काले कपड़े की जरूरत पड़ गई, वो भी डिजाइनर कपड़े की जरूरत पड़ गई। आज मैं देख रहा था सिद्दीकी साहब का बाइक, वो भी काले कपड़े पहन के चल रहे हैं। तो ये लोग फैशन पर्सनालिटी बन चुके हैं, ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी के बदले फैशन पर्सनालिटी बन चुके हैं। इन्हें कपड़ों का रंग से तय करना होता है विरोध प्रदर्शन। और दूसरी बात, पासवान साहब एसआईआर को लेके परेशानी है,
तो मैं भी पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये बताएं कि क्या चुनाव आयोग के पास संवैधानिक क्षमता है या नहीं, संवैधानिक अधिकार है या नहीं एसआईआर कराने का। चुनाव आयोग हमारे लिए भी चुनाव आयोग है, आपके लिए भी चुनाव आयोग है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस अधिकार के तहत हम आप उसका विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसी संविधान प्रदत्त कानून के तहत एसआईआर करवा रही है। एसआईआर में क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। कौन लोग छुटेंगे, किनका वोट कटेगा, ये भी गर्भ में है। आप सड़क पे गए, चमचमाती सड़कों पर भैंस के साथ आपने तांडव करने का प्रयास किया, वो भी बिहार की जनता ने देखा। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया रोकने से मना किया, बल्कि उन्होंने आगे का समय दिया है। तो इस बीच बिहार के लोगों का एक महत्वपूर्ण 5 दिन, जिसमें बिहार के भविष्य का रूपरेखा प्रदर्शित होना था, और हम लोग अपने 20 साल के ऐतिहासिक कार्यकाल का वर्णन करने वाले थे और 5 साल का एक रोड मैप पेश करने वाले थे। उस बीच में ये लोग प्री माइंडेड, पहले से तय मसौदा के तहत, तय मनोविज्ञान के तहत इन लोगों ने हाउस को एडजॉर्न करने का प्रयास किया है। बिहार की जनता भली भांति इन चीजों को देख रही है और इन लोगों को अगले चुनाव में सबक सिखाएंगे। कर्पूरी ठाकुर का आपने जिक्र किया तो अपने दर्शकों को बताता चलो कि कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता एक हुआ करते थे कि जिनकी बेटी की जब शादी थी तो बहुत ही सादगी से हुई थी। जो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मैंने पढ़ा कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो जहां पर शादी समारोह था यानी गांव के बाहर ही वो अपनी सरकारी गाड़ी से उतर गए और उन्होंने सभी सरकारी अधिकारियों से मना कर दिया कि तुम यहां पर मत आओ। और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी देवघर में हो जाए, लेकिन लड़के वालों की तरफ से जिद थी कि नहीं, गांव में किया जाए। और वैसे नेता, वैसे मुख्यमंत्री बहुत कम बिरले होते हैं किशोर कुणाल जी। मैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं ताकि नई पीढ़ी, यंग पीढ़ी ऐसे नेताओं के बारे में जाने और उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। एसआईआर के मुद्दे जी, इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। जी, ये जो विपक्ष के लोग हैं, खासकर आरजेडी के लोग, जो कर्पूरी लोहिया के सिद्धांत पर चलने का दावा करते हैं, यही आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी है, सर्वे सर्वा सर्वमान्य नेता, जिन्होंने इन हाउस के अंदर कर्पूरी जी को लिखा था कि भाई अब अपना जीत क्यों खरीद नहीं लेते, जबकि कर्पूरी जी ने सिर्फ इतना कहा था कि भाई अपना जीत दे दो मुझे नाश्ता करने, भोजन करने जाना है घर। तो लालू जी लिखते हैं कि आप अपना जीत क्यों नहीं खरीदते हैं, हमारे पास तेल नहीं है, मैं आपको जीत नहीं दे सकता हूँ। तो इन लोगों ने दोबारा कर्पूरी जी के आत्मा को मारा है। बिहार एक गवाह होता कर्पूरी जी के नाम पे कौशल विश्वविद्यालय का, और आरजेडी के लोग पहले से कुंठा मानसिकता का परिचय देते हुए न सिर्फ हाउस को घेरने का प्रयास किए हैं, बल्कि कर्पूरी ठाकुर साहब के इतिहास को भी रौंदने का प्रयास किया है इन्होंने। ठीक है, एक कमेंट राकेश पोद्दार साहब सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता को, सुरेश जी को आपने सुना, कह रहे हैं कि भाई 2024 के बाद क्यों नहीं किया गया। हालांकि इस बात को मैं भी समझता हूं कि ये चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग जब चाहे वो तब तय करे, सरकार के दबाव में वो काम नहीं करती। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग पर दबाव आप लोगों ने डाला। आर्टिकल 324 में अनुच्छेद में कहा गया कि चुनाव आयोग को मौलिक अधिकार है। अपने मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा उनका मौलिक अधिकार है, उनकी अपनी आजादी है, संविधान कहता है। पहला। दूसरा नंबर, तेजस्वी प्रसाद यादव या विपक्ष के नेता चाहे बिहार विधानसभा की बात करें, चाहे भारत की लोकसभा राज्यसभा की बात करें, जब एसआईआर की बात आती है तो इन लोगों ने देश के अंदर गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जब कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि आधार कार्ड उनके साथ अटैच नहीं किया जाता है, तो आधार कार्ड की इन लोगों ने विरोध किया है। अरे राकेश पोद्दार साहब, उस पर जाएंगे तो फिर मैं 4 साल पुराने उस बिल की भी चर्चा करूंगा जिसमें आप ही लोग सदन में लेकर आ रहे थे और कह रहे थे कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ा जाए, और विपक्ष उसके अगेंस्ट खड़ा था। विपक्ष कह रहा था कि नहीं जी, आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से जोड़ा नहीं जाएगा। आज विपक्ष ये कह रहा है कि आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड के लिए एक पहचान पत्र माना जाए। आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है, आप नहीं कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम पहचान पत्र नहीं मानेंगे। आप बताइए, ऐसा बिल आ रहा था कि नहीं आ रहा था 4 साल पहले 2021 में? कहिए तो पूरा बिल का डिटेल रख दूं आपके सामने सर। नहीं, आशीष जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आ रहा हूं, आपके बात पे भी आऊंगा, मैं अपनी भी बात करूंगा। जब हम लोग आधार कार्ड की जोड़ने की बात कही तो गरीब कल्याण के लिए बात कही, जन कल्याण की बात कही
कि जिन लोगों को हम लोगों को आवास देना है, शौचालय देना है, जनधन खाते खोलने हैं, उनके लिए चाहे मनरेगा में है उसके लिए आधार कार्ड। उस समय भी 2017 में राहुल गांधी जी ने विरोध किया था ट्वीट के माध्यम से कि लोगों का ये फर्जी देखना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके लिंक अपने पास पहुंचाना चाहते हैं, उन लोगों के घर तक पहुंचना चाहते हैं। तो चलिए मैं आगे की बात करूं। आज बिहार की बात है। बिहार में SIR की माध्यम से आज चुनाव आयोग, भाजपा नहीं, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है। वो पहचान कर रही है केवल मृतक मतदाताओं को, डुप्लीकेट मतदाताओं को, स्थानांतरीय मतदाताओं को निकालने का काम कर रहा है। इसमें इनको क्या दिक्कत है? पारदर्शी करने का काम कर रहे हैं। इस SIR के माध्यम से SIR पे दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने किसी भी पार्टी को SIR पर दिक्कत की बात नहीं, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, टाइम पे सवाल उठा रहे हैं तो अभी पहले ही 5 उपचुनाव हुए पूरे देश के अंदर विधानसभा के, उसमें इनको क्यों नहीं दिक्कत हुई? 2003 से लगातार SIR की बात हो रही है देश के अंदर। उस समय इनकी सरकार थी, उसी समय खत्म कर देते ना। चुनाव आयोग को तो अनुच्छेद 324 आर्टिकल के तहत उनको संविधान प्रावधान मिला हुआ है, उनकी आजादी है। और जब वो कह रहे कि मैं 83% मैंने करवा लिया, तो इनको क्या दिक्कत है? इनको सिर्फ दिक्कत है गुमराह करना। बिहार की विकास की चिंता नहीं है, ना राहुल गांधी को चिंता, ना तेजस्वी प्रसाद यादव की चिंता है। ये बार बार कहते हैं। आप एक चीज बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, सुनवाई भी हुई, सुना भी गया। जब इनको समय दिया गया कि 27 या 28 तारीख को आप फिर आइए हमारे पास, आपकी याचिका को सुना गया, तो सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम भरोसा तो करिए। तो फिर बिहार विधानसभा को भंग करने का काम। ठीक है डॉक्टर सूरज मंडल जी, आपसे रिएक्शन में इस पे लूंगा, लेकिन एक खबर आ रही है, उस खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धनखड़ जी ने कई भूमिकाओं में देश की सेवा की, उपराष्ट्रपति समेत कई पदों पर उन्होंने काम किया। पीएम ने धनखड़ जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता, शीर्ष नेता कुछ कहते नहीं। अब उसी कड़ी में एक ट्वीट, हालांकि अब इसे एक्स पर पोस्ट कहा जाता है, लेकिन आम लोगों के बीच में इसे ट्वीट के तौर पर ज्यादा प्रचलन में रखा जाता है। ये जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, उससे आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर यानी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर पहली बार कुछ कहा है। वापस अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिनको अपनी बातों को रखना था। आप अपनी बातों को रखिएगा सूरज मंडल साहब, लेकिन जरा यह भी बता दीजिएगा कि SIR को लेकर प्रदर्शन क्यों, जब मामला आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अगले हफ्ते आना ही है। तो डॉक्टर सूरज मंडल जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं? जी जी जी। हाँ, मैं सिलसिलेवार ढंग से सबसे पहले आपने वो टिप्पणी की थी नानी का, तो उसमें बता दूं आपके दर्शकों को भी, सामाजिक रूप से बहुत ही दिलचस्प फिल्म थी श्याम सिंह रॉय, जरूर देखना चाहिए लोग। दूसरी बात, हमारे JDU के प्रवक्ता फैशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इस देश में 10 लाख का सूट पहनकर, हर क्षण कपड़ा बदलकर कौन दर्शकों को अपने कपड़े दिखाते हैं, फैशन स्टेटमेंट देते हैं, इसको अधिक कहने की जरूरत नहीं। तीसरी बात जो है, जो प्रवक्ता बीजेपी के जिन्होंने कहा आर्टिकल 324, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने SIR, और ये बता दूं आपके दर्शकों को, SIR में आई जो है इंटेंसिव, वो जोड़ा गया है। वो सामान्य रूप से नहीं कहीं इस्तेमाल हो रहा था अभी तक। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय में अभी है, उन्होंने इसकी संवैधानिकता का कोई उस पर जांच नहीं की है। उन्होंने एक अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि इन कार्डों को भी आप देखें, क्योंकि ये अनेक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में कहा गया है कि देश के नागरिकों की नागरिकता की जांच इस देश के संविधान के अंतर्गत सिर्फ भारत सरकार के गृह मंत्रालय को है, न कि चुनाव आयोग को। हर संवैधानिक संस्था जो है अपने संवैधानिक अधिकार के तहत निहित रहती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी इन्होंने आपको जानकारी दी कि इतने सारे राज्य में चुनाव हुए, बिल्कुल हुए, और अभी
इन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट का इश्यू आया था जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली से संबंधित था। इसमें जो कांग्रेस पार्टी को सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा क्योंकि उसमें पता चला कि कम से कम लाखों, 42 लाख से ऊपर ऐसे वोटर्स थे जो तीनों राज्यों में एक ही थे, उनके आधार कार्ड और उनके सारी जानकारियां एक ही थी और वो सारे ऐसे ऐसे जगहों पर उसका वोटिंग हुआ था जहां से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो इस पूरे प्रक्रिया में उसकी गहन जांच के लिए चूंकि चुनाव आयोग ने वो मुहैया नहीं करवाया तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को और सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया गया कि इनको दिया जाए, अभी तक नहीं मिली। इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो एसआईआर जो है, अभी तुरंत हमारे साथी ने कहा कि जनवरी में एक समरी रिवीजन हुआ था। आमतौर से समरी रिवीजन के बाद ही ये माना जाता है कि उसमें जो कमी बेसी रही है उसके जो चुनौती देना है या उस पर जो आपत्ति करना है वो करें, और उसके बाद जो है चुनाव शुरू हो गया। अचानक से एक मीटिंग होती है और ये संवैधानिक बात कर रहे हैं कि बहुत ही आसानी से समझा दिए कि बहुत ही एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो एकदम बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रही है। आपको मैं बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक संस्था के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की बात की थी तो उस नियुक्ति में यह कहा गया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहेंगे जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस लाकर और वहां से उनको हटवाया, 2 व्यक्ति जो सत्ताधारी दल के हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के हैं और जिस पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक डिसेंट दिया उस पर उन्होंने नियुक्ति की है। तो जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं क्या वो पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना रहे, इसमें जनता की, भारत की जनता की बहुत गंभीर एक उनको एक प्रश्न है इस पर। और जो बिहार में किया जा रहा है, टाइमिंग की आपने बात की, बिल्कुल सही बात की है आपने। टाइमिंग ये है कि जब आप कह रहे हैं कि सभी लोगों का 8 करोड़ लगभग वोटर्स या उससे भी अधिक होंगे, उनको दोबारा से फॉर्म भरना है। जो फॉर्म नहीं भरेगा उसको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स हैं और जिस जजमेंट में अभी ये जिक्र कर रहे थे, चूंकि मैं इस पर कानूनी रूप से अभी नहीं बहस कर रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अनेक डिसीजंस में कहा है कि आर्टिकल 324 को एक वॉइड के रूप में इस्तेमाल करना है जिसमें दूसरे जो पावर्स हैं उसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। डेफिनेटली इट इज नॉट जस्ट ए फंडामेंटल राइट। इस संविधान का, इस देश का, लोकतंत्र का आधार ही है कि आप जनता को, आप किसी को बोल देंगे कि लेकिन डॉक्टर सूरज मंडल जी ये बताइए कि चुनाव आयोग जब ये कह रहा है कि 97% तक एसआईआर का जो काम है यानी वोटर सघन परीक्षण जिसको है सूची का वो हो चुका है, तो अब केवल 7% बचा हुआ है, तो इसमें अब दिक्कत क्या? तो लगभग हो गया ना साहब। वो 42 लाख और उससे भी अधिक वोट काटने की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग ने क्या इन डेटा को, लोगों की जो जानकारी है उसको अपलोड किया है? लेकिन ये बताइए डॉक्टर सूरज जी, क्या चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं कहा गया कि अगर आपका वोट कटता है यानी आपका नाम कटता है तो आपको क्लेम करने का अधिकार होगा, यानी आप अपने ग्रीवांस को कर सकते हैं? उसके लिए भी तो चुनाव आयोग ये बोल रहा है कि आप उसे चुनौती दे सकते हैं। आपको आशीष जी जानकारी दे दूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और यहाँ मेरे कई स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर वो दिल्ली चुनाव के पहले उनके वोट हटा दिए गए और जब उन्होंने अपने सारे दस्तावेज जमा किए तो उनको अंततः वो जो जवाब दिया गया वो दिल्ली चुनाव के बाद दिया गया। तो जो चुनाव होना था हो चुका था। अभी जो लोगों को आपत्ति होगी, क्या उस आपत्ति को चुनाव के पहले निपटाया, इस पर कुछ नहीं चुनाव आयोग ने कहा। दूसरी गंभीर बात मैं आपको कह रहा हूं कि अनेक जो आदेश दिए हैं या सुप्रीम ये चुनाव आयोग जो भी अपनी बातें कहता है वो आमतौर से एक भी संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात नहीं कहे। पीआईबी का एक प्रेस नोट आता है, 97% हमने जांच कर लिए, इतने गलत पाए। क्या आपने सभी लोगों के नाम डाले हैं उस पर? अभी हमारे एक वरिष्ठ एक जर्नलिस्ट हैं जिन पर एफआईआर किया गया, जो अजीत अंजुम साहब हैं, उन्होंने कई वीडियोस में दिखाया है कि जो लोग मृत हैं
जो लोग मर चुके हैं उनका वो जो आप एक स्पेसिफिक नाम के साथ जब ढूंढते हैं उनके वेबसाइट पर, तो उनको कहा गया कि नहीं आपका फॉर्म भर के आ गया। ठीक है, और वो बता रहे हैं। ठीक तो है। ये देखिए, ये बहुत गंभीर चीज है। हाँ, और इस पे इससे एक टिप्पणी लेता हूं। राकेश पोद्दार जी, डॉक्टर सूरज मंडल जी को आपने सुना, अब विस्तार से उसका जवाब दीजिए। हेलो जी जी बताइए राकेश जी। जी, आशीष जी, इनका सवाल मैं समझ नहीं पाया, कितना नहीं प्रश्न ही पूछ दिए, उस सवाल ही नहीं समझ आया। कई सारे सवाल दे दिए, कई सारे जवाब दे दिए, बस आखिरी में यही है, एक लाइन का है कि भाई ये जानबूझकर कई ऐसे मतदाता हैं जिनको हटाने की कोशिश है आयोग की तरफ से, और कहने का मतलब यह है कि जो मतदाता महागठबंधन के हैं। नहीं, मतदाता महागठबंधन के हैं, इनको कैसे पता चल गया कि मतदाता महागठबंधन के हैं, भाजपा के नहीं है, या भाजपा के हैं महागठबंधन के नहीं है? ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं बिहार के अंदर, गुमराह कर रहे हैं। जब चुनाव वोटिंग होगा तब पता चलेगा ना कि इस बूथ पे हमें वोट आया नहीं आया, या हमें किसने दिया, तब पता चलेगा ना। पहले इनको कैसे पता चल गया? ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। अब गुमराह कर रहे हैं, जब चुनाव आयोग कह रहा है कि 83% हमने यहाँ पे काम पूरा कर लिया, और आप 93%, राकेश जी 93%। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें तो 90 है, लेकिन आज का जो डेटा है वो 93% है। हलफनामा 2 दिन पहले फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। जी, और मैं और एक चीज बता देना चाहता हूँ आशीष जी, इन्होंने कहा कि नाम काटने और जोड़ने की बात, क्रमांक फॉर्म नंबर 6 ले ले, और 6 का अधिकार यह है कि जो प्रत्याशी भी होंगे, जिस दिन वोटिंग का समय होगा, नामांकन का समय होगा, नामांकन से 10 दिन पहले भी नाम जोड़े जाते हैं, हमारा संविधान कर रहा है। क्रमांक नंबर 6 पे, क्रमांक फॉर्म नंबर 7 अगर हम लेते हैं, उसपे भी हमारा अधिकार है कि हम अपने लिंग, अपनी जाति, अपनी और बताने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है उससे पहले भी हम लोग 10 दिन पहले तक कर सकते हैं, अपना नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी जाति का बता सकते हैं, अपने पुलिंग क्या बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और हम कहना चाहते हैं चुनाव आयोग जो भी कर रहा है पारदर्शित कर रहा है। वहां पे तो इनको नहीं पता है चुनाव आयोग कि भाजपा का वोट है कि राष्ट्रीय जनता दल का वोट है, किसका वोट है। और एक चीज और बड़ी बात आती है कि हम पूर्णिया की बात कर लें, चाहे अररिया या किशनगंज की बात करें, या कटिहार की बात कर लें, बिहार के कुछ और राज्यों जिले की बात कर लें, जहां हमारी जनसंख्या 100 है, 126 वोट आधार कार्ड बन गए। ये भी तो चिंता की विषय है। अरे राकेश पोद्दार जी, उसकी एक जानकारी मैं आपको बता दूं, बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में से 37 जिले ऐसे हैं जहां आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनाया गया है। आप अररिया में मत जाइए, पटना की मैं जानकारी दे दूं, जो डेटा रिसर्च आया है उसमें 100 में 110 आधार कार्ड बनाए गए हैं, यानी 10% ज्यादा पटना आपकी राजधानी में बनाए गए हैं। डेटा अगर कहिएगा तो वो भी ऑन एयर में दिखा दूंगा। नहीं, आशीष, 38 में से 37 जिले हैं। आशीष जी, इसी बात की चिंता है, इसी बात की तो चिंता हम कर रहे हैं। हमने कहा कि और जिलों में ऐसे पाए गए, तो कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, सुधारने दीजिए, पारदर्शित होने दीजिए। चुनाव तो हमारे मुद्दों से जीता जाएगा या आपके मुद्दे से जीता जाएगा। आपके पास विजन नहीं है, हमारे पास विजन है, हम विजन पर काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर हमारे जो 8 बिल थे उसको हम लोगों ने पास करना था जन कल्याण के लिए, उसको आप रोक लगाने का काम कर रहे हैं। हमने बिजली बिल फ्री देने की बात नहीं कही, हम तो कह रहे हैं कि 1.25 जो है 200 यूनिट जो फूकते हैं बिजली का बिल, उनको 125 हम फ्री दे रहे हैं, 75 का तब भी बिल भरेंगे। तो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। हम लोग तो अच्छे कामों के लिए जनता को, मुद्दों को लेके आए। और बिहार में ये लोग कहते हैं बिहार में काबा इनसे पूछे, बिहार में सब कुछ बा। हम बताना चाहते हैं, आज बिहार में हम लोगों ने 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया बा। उनको बता देना चाहता हूं, बिहार में 6 करोड़ 15 लाख आधार 6 करोड़ 15 लाख लोगों का खाता बा, बैंक खाता बा। 50 लाख लोगों के पास पैन कार्ड बा, अब 15 लाख जनता आयकर इनकम टैक्स भरल बा। अच्छा राकेश जी, इहो बता दी कि बिहार से कितना लोग पलायन कैले बा। बिहार से लोग पलायन करल बा तो कांग्रेस का देल बा। बताई दे, 18 मुख्यमंत्री आयल बा ना, इनके एक भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल कांग्रेस का ना पूरा होल बा। 17 मुख्यमंत्री जी का काल 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन बा। इसीलिए तो लोगों ने पलायन किया बा। ना राकेश जी, तब 20 साल में राहुल लोग का क्या करनी, यो तो सवाल उठा था ना, 20 साल में क्या करनी है आप लोग? हमने करी, 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करिल बा। 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करिल बा बिहार से। ठीक है, सुरेश पासवान जी जवाब आप दे दीजिएगा, प्रवक्ता आरजेडी के।
देखिए, हमारे जो जदयू के प्रवक्ता हम्म, बड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, उनके दिल में जो है उद्गार व्यक्त हुआ है, मन में उद्गार व्यक्त हुआ है कि उनके नाम पर हम विधेयक ला रहे हैं यूनिवर्सिटी बनाने के। जरा पूछिए कि 78 में जब कर्पूरी ठाकुर जी गरीब लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए जब आरक्षण लागू किया तो इन लोगों ने किस तरह से उनको सम्मानित किया था, उसका कहा नहीं जा सकता है। कर पूरा और उसके आगे मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये नकली लोग हैं, फर्जी लोग हैं, और फर्जी काम पता करके जिस तरह से चुनाव आयोग को फर्जी डाटा दे दिया कि 93% चुनाव आयोग ने दे दिया कि 93% हमारा फार्म बैकअप हो गया। अरे मैं स्वयं एग्जाम्पल हूँ कि मैं अपने बूथ पर अपना वोटर वेरिफिकेशन लेकर के, आइडेंटिफिकेशन लेकर के जब मैं गया अपने गांव पर अपने परिवार के लोगों के साथ, तो मेरा फार्म चला गया था बीएलओ के माध्यम से अपलोड करने के लिए। तो जब डांट लगाया और कलेक्टर से बात किया, मेरा फार्म वापस आया और मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाया। इसलिए ये सारे के सारे इनका जो डेटा है वह फर्जी है। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं बिल्कुल अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो इन्होंने दिया है बिहार के एक ब्लॉक का रेंडम चेक करा लेवे कि उसके साथ डॉक्यूमेंट जो 11 को इन्होंने निर्धारित किया था वो कितने लगे हुए हैं, किसी का दस्तखत, किसी का फोटो, बीएलओ जो है दस्तखत कर रहा है। इसलिए फर्जी लोग केवल फर्जी काम करते हैं, फर्जी डेटा देती है। और बिहार में मैं दरभंगा गया था अभी, कल लौटा हूँ वहां से वोटर वेरिफिकेशन में इन लोगों को देखने के लिए। सारे लोगों ने, अलीनगर में मैं गया, घनश्यामपुर में गया, बहादुरपुर में गया, सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम लोगों से एक हाथ से फार्म दिया, दूसरे हाथ से फार्म ले लिया। बहुत लोगों ने कहा कि फार्म नहीं दिया और मेरा अपलोड हो गया है। अजीत अंजुम जी का आपने सुना है किस तरह से बने हुए लोग को, किस तरह से पटरी में काम करने वाले लोग, पीछे वाले लोग, वीआईपी पर्सन का भी दस्तखत नहीं कराया, फार्म नहीं दिया। इसलिए पूरा फर्जी डेटा बता रहे हैं। इनके डेटा में कोई दम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जो बात कहा, ठीक है, जो जो उन्होंने कहा कि विचार होना चाहिए, क्या चुनाव आयोग ने विचार किया? चुनाव आयोग को नागरिकता जांच करने का अधिकार है क्या? जो आधार पर आधारित 11 डॉक्यूमेंट्स है उसको आप मान रहे हो। नागरिकता जांच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होम डिपार्टमेंट का है। कि चुनाव आयोग कैसे उसको इंटरफेयर कर रहा है? इसलिए इनको जरा सा भी जनता का फिक्र नहीं है। जनता इस बात हिसाब किताब बराबर करके इनको जो है आईना दिखाएगा। और मैं फिर किशोर कुणाल जी इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर सूरज जी मैं आपके पास आऊंगा। किशोर जी से जवाब ले लूं, चूंकि आपने सवाल किशोर जी पर उठाया था। किशोर जी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सुरेश पासवान साहब आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के व्यक्तित्व पर सवाल करते हैं, हम लोगों के आस्था पर सवाल करते हैं। मैं आपके मन से देना चाहता हूं बिहार की जनता को, ये आरजेडी के लोग वही हैं जो 15 साल के शासन के बावजूद भी 63% आबादी को रिप्रेजेंट करने वाला पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग नहीं बनाया था। इन्होंने विभाग नहीं बनाया था, बिना विभाग का चल रहा था। एक ऐसा वर्ग जिसकी आबादी तकरीबन 63% के आसपास हो, उस वर्ग के लिए सरकार ने कोई विभाग नहीं बनाया। दूसरी बात हम लोग करते हैं, ये कहते हैं कर्पूरी जी के लिए आपने क्या किया, तो हम लोगों ने कर्पूरी जी के सपनों का बिहार बनाया, आरक्षण को बढ़ाया, आधी आबादी को चुनावी हिस्सा बनाया। आज बिहार में अति पिछड़ों को चुनाव का हिस्सा बनाया गया, उन्हें आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि जो लोग आज से 10 साल 15 साल पहले मुखिया बने थे आज वो मंत्री बन चुके हैं। कई उदाहरण है। तो आरजेडी के लोगों को कर्पूरी ठाकुर जी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक एसआईआर का सवाल है, जदयू पार्टी मानती है कि हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया के मददगार बनते हैं। तब तक मददगार बनेंगे जब तक एक एक वोटर को जोर नहीं दिया जाए और एक एक अवैध वोटर को हटा नहीं दिया जाए। यह प्रक्रिया जब तक चलेगी हम लोग साथ हैं। अगर चुनाव आयोग गलत करता हुआ पाया गया, जदयू पहला पार्टी होगा जो उसका विरोध करेगा। लेकिन हम लोग एजम्पशन, परसेप्शन और प्रिकॉशन के उस पे नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर सूरज मंडल जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज सर। कि फॉर्म की बात की, फॉर्म 17 जो चुनाव के बाद दिया जाता है, जो बूथ पर जो लोग होते हैं उसको देने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया, अपलोड करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद देखिए चंडीगढ़ में जब चुनाव होता है और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा में इतना विभत्स चीज पाया जाता है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को एक अगवा किया जा रहा था, छेड़छाड़ किया जाता है, तो चुनाव आयोग अपने नियम ही बदल देते हैं।
जो डेटा उनको संजो के रखना चाहिए था उसकी दायरा इतनी छोटी कर दी है कि अगर कोई कोर्ट में जाता है तो उसको वो नष्ट करने लगे। तमाम ऐसे जो वीवीपीएटी के पर्चियां हैं उसको उन्होंने समय से पहले नष्ट कर दिया। उन्होंने ये कानून बना दिया अपनी तरफ से कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह का वो देंगे नहीं और वो किसी को मांगने का अधिकार नहीं होगा। यानी चुनाव में पारदर्शिता की जगह वो ऐसी स्थिति ला रहे हैं कि जिसमें वो जमकर उसके साथ जो अभी कर रहे हैं। और अभी जो इन्होंने कहा, हम लोग जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि जब हम देख लेंगे, ये क्या कैसे देख लेंगे, इनको कोई दिखाने वाला है? वहां पर जब हमारे पत्रकार लोग और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी गड़बड़ी हो रही है, तो इनका तो मुंह नहीं खुल रहा। दरअसल में इनका हश्र होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ है शिंदे साहब के साथ। ये नीतीश जी की आखिरी पारी है, उसके बाद ये बेचारे पार्टी भी रहेगी कि नहीं वो बात की बात है। लेकिन ये निश्चित तौर से होगा कि बिहार की जनता के साथ एक बड़ा अन्याय हो रहा है, संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है और इसका विरोध होगा, जमकर विरोध। ठीक है, किशोर जी जवाब दे दीजिएगा। मंडल साहब दिल्ली में बैठ के बिहार का किस्मत लिख रहे हैं। अफसोस है, लैपटॉप पे बैठ के आप कुछ डेटा को पढ़ के आप बिहार में परसेप्शन बिगाड़ रहे हैं। जदयू के बारे में आपको जानकारी क्या है? बिहार की 80% आबादी की पहली पसंद जनता दल यूनाइटेड है। और मैं बता दूं कि हमारे बीएलओज बहाल हैं, हर बूथ पे बीएलओज बहाल हैं, और हम हर वोटर के आइडेंटिटी को चेक कर रहे हैं, हम हर वोटर के स्थिति को देख रहे हैं कि अगर एक भी वोटर छूटता है तो हम लोग पहला विरोध दर्ज करेंगे। हम लोग टीवी चैनल पे बैठ के विरोध नहीं करते हैं, बल्कि जमीन पे हमारे लोग काम कर रहे हैं, बीएलओ का सहयोग भी कर रहे हैं, और जहाँ बीएलओ गलत करने का प्रयास कर रहा है वहाँ बीएलओ का विरोध भी कर रहे हैं। और इस तरह से, और यही बात हमारी किस्मत को तय करने वाले, हमारी किस्मत तो 2024 में ही आप लोग तय कर रहे थे। क्या हुआ? देश में किंग मेकर पार्टी बना जेडीयू। बिहार की जनता जब तक चाहेगी नीतीश कुमार और जदयू को कोई मिटा नहीं पाएगा, और जदयू इसी तरह से अगली बार भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अगली बिहार को बेहतर बिहार को बेहतरीन बिहार की ओर ले जाएगी। जेडीयू एक अलग बिहार बनाने की यहाँ पर बात हो रही है। राकेश पोद्दार साहब जरा आप जवाब दीजिएगा डॉक्टर सूरज मंडल साहब ने जो सवाल उठाए थे। अनम्यूट करिएगा। देखिए, सूरज मंडल जी का जो सवाल का जवाब है, जनता ने लगातार इनको चुनाव हराने का काम किया। अब राहुल गांधी जी की बात कर लें, उनके नेतृत्व में सूरज मंडल जी काम कर रहे हैं। लगभग 96 विधानसभा के चुनाव हार जाते हैं, 3 लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, 3 लोकसभा में 273 का 272 का आंकड़ा नहीं पूरा कर पाते हैं। 3 की बात ही हम क्या करें बिहार। और उसके बाद राहुल गांधी जी की बात कर ले, बिहार के ऊपर महागठबंधन की सरकार थी, जाति जनगणना हुई थी। राहुल गांधी जी आए चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद आते ही कहते हैं कि बिहार में जाति जनगणना सही नहीं हुई, तो अपने ही सरकार पे सवाल उठाते, उनकी हम बात क्या करें। मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश फाड़ देते हैं, उस पर हम क्या बात करें। और आप आते हैं एसआईआर पे, न्यायमूर्ति 10 जुलाई एसआईआर पर उन्होंने रोक लगाने से इनकार कर दिया। 2 जुलाई को चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेताओं को बुलाया था, फिर भी इन लोगों ने 9 तारीख को बिहार बंद करने का ऐलान किया था। बताइए, इनकी मंशा सिर्फ बिहार में गुमराह करने की बात है। बाकी रही पहचान पत्र की बात कर रहे हैं लोगों का, तो काम तो गृह मंत्रालय का है, चुनाव आयोग को तो नहीं है। उसमें तो स्पष्ट रूप से कहा गया, चुनाव आयोग भी कहा कि मेरा काम नहीं है किसी की नागरिकता जांच करने की, तो गृह मंत्रालय का काम चुनाव आयोग खुद कर रहा है। उसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में कहा, अपनी याचिका में जवाब में दिया कि हम लगातार 4-5 सालों से जहां भी विधानसभा या लोकसभा का जब भी चुनाव होता है, हम उसकी मतदाता सूची को पारदर्शित करते हैं और साफ सुथरा बनाने का काम करते हैं। ये पहली बार बिहार में नहीं हो रहा कि जो समय की बात कर रहे हैं। तो हर भी 4-5 साल से देख सकते हैं कि एसआईआर के माध्यम से हर विधानसभा का 3-4 महीना पहले ही सुधार लाया जाता है, सुधार रूप से चलाने का काम चुनाव आयोग करती है। बात रही कांग्रेस के पास, ना कांग्रेस के पास नीति है, ना नियत है, ना नेता है, ना महागठबंधन के पास है। इन लोगों के पास कोई नेता ही नहीं है। आशीष जी, बिहार के अंदर सिर्फ गुमराह करना इनका मकसद बना है। और मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, या बार बार कहते हैं नीतीश कुमार जी की बात करने की नौकरी हमने दी, वो तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में नौकरी दिया गया, इनका कहां से एजेंडा आ जाता है। और बिहार विधानसभा में जहां बिल आज कल पास होना था, लोगों अच्छा, एक यूट्यूबर का जिक्र भी कर रहे थे कि यूट्यूबर कुछ दिखा रहे थे, कभी वो पत्रकार हुआ करते थे, यूट्यूबर को फंसाया गया, उसका जिक्र कर रहे थे।
अब किस यूट्यूबर की बात कर रहे हैं? हम तो विपक्ष की बात तो नहीं मानते हैं। हम लोगों तो हमेशा बिहार विकास करना है, बिहार को विकसित करना है, बिहार को आगे ले जाना है, उस पर हम चिंता करते हैं। हमने तो 20 सालों में 20 लाख लोगों को। डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर। अजीत अंजुम को के मिलियंस ऑफ व्यूज को भी दरकिनार लेकिन कर है रहे तो हैं, यूट्यूबर ही उनको ना, दिख नहीं रहा है। बहरहाल है तो हाँ, यूट्यूबर ही। नहीं, सुरेश बिल्कुल पासवान सही जी और- कुछ कह रहे थे आप, प्लीज। मैं बता रहा था कि जिस तरह से फर्जी दस्तावेज, इस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे इतना तो कहिए कि आप अपना, आपका जो फार्म जमा हुआ उसमें डेटा आपका और आपके परिवार को मंगा कि नहीं? चुनाव आयोग बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक काम कर रहा है और ये अपने मन से नहीं कर रहा है, बल्कि ये डायरेक्शन बाई। एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार से जुड़ी हुई है। मैं आपका रिएक्शन लूंगा, सबको 30-30 सेकंड दे दूंगा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान आया है। बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो खुशी होगी। उपराष्ट्रपति को लेकर केंद्र सरकार फैसला लेगी। एक बार प्रेम कुमार जी ने क्या कुछ कहा वो सुनवा देता हूं। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है। ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत अच्छा रहेगा जाकर बिहार से। को बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी जाकर। नीतीश जी के नाम पर भी मंथन चर्चा हो रही है। राकेश जी जल्दी से, मैं सूरज जी उसके बाद आपसे ले लूंगा। राकेश जी जल्दी से। देखिए, बिहार में कल रात से ही लोगों की क्यास लगाई गई, लेकिन यूट्यूबरों का काम था। लेकिन आज भी प्रेम कुमार जी ने कहा कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे प्रदेश से कोई अच्छा राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, देश के प्रधानमंत्री, गरिमा होती है। और हर आदमी चाहता है कि हमारे घर से, हमारे परिवार। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। डॉक्टर सूरज जी। जी, जो अभी बात प्रेम कुमार जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। अगर नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो बिहार में निश्चित तौर से खुशी होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये काम नहीं करेगी। ठीक है सुरेश जी, प्लीज 30 सेकंड। 30 सेकंड सुरेश जी। हाँ जी, 30 सेकंड प्लीज, जल्दी। देखिए, ये तो अटकलबाजी है। जिस तरह से आनंद फानंद में महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, किसी को भनक नहीं लगा। हमको लगता है कि उसी तरह से कोई किसी को सेलेक्ट करके इस्तीफा उनसे ब्राई प्रेशर दिलवाया गया, उसका भी खुलासा होगा। ठीक है किशोर जी, 30 सेकंड। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट बिहार के विकास के लिए है, बिहार के 13 करोड़ आबादियों की प्रगति के लिए है। और हम लोग जिस प्रकार 20 सालों से बिहार का प्रगति कर रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं, अगले 5 साल तक यही करते रहेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। राकेश जी, सुरेश जी, किशोर जी और डॉक्टर सूरज जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखना बेहद दिलचस्प है कि उपराष्ट्रपति की दौड़ में कौन कौन शामिल होता है। जाहिर तौर पर बीजेपी की तरफ से तो नाम आएगा ही, अब विपक्ष की तरफ से किस पर दांव लगाया जाता है, यह भी देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि अगला देश का उपराष्ट्रपति कौन बनता है।